नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई अधिकारियों के साथ बिजली की कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैंची धाम में लगने वाले मेले की तैयारियों की बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को तेजी के साथ यातायात और पर्यटन सीजन की समस्याओं के समाधान खोजने के निर्देश दिए। बैठक में नैनीताल जिले के सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हमारे जिले में इसमें नैनीताल जिले में लगभग 11 पार्किंग का काम चल रहा है और अन्य भी अभी जो पार्किंग यहाँ से प्रस्तावित होंगी सभी को जल्दी से जल्दी हम यात्रा प्राधिकरण जो हमारा प्रस्तावित है उसके तहत स्वीकृति मिल जाएगी। और अभी जो हमारी कैंची धाम की जो मान्यता है वो पूरे विश्व स्तर पर बढ़ती जा रही है और कैंची धाम इन सालों में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ी है बाबा के भक्तों की। तो उसका ठीक प्रकार से प्रबंधन हो, ठीक प्रकार से लोगों को आने जाने की सुविधा हो, उनको परेशानी ना हो, क्योंकि रास्ते सीमित हैं। 40-50 हज़ार लोग आते हैं तो बहुत चौड़े रास्ते नहीं हैं, पहाड़ के रास्ते हैं। उसी में से रास्तों का चौड़ीकरण, यात्रा का प्रबंधन, जाम इत्यादि से जो है लोगों को परेशानी होती है। उसके लिए प्रशासन जो रास्ता है वो करेगा और इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसी संबंध में यहाँ पर आज विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई है कि इसके पीछे बस हेतु यही है कि सबसे कम लोगों को समस्या हो। सभी लोग लगे हुए हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, काम करेंगे सब। आप लोगों ने जो है उनको जागरूक करने का काम किया है और मैं आपके समक्ष हूँ इस राज्य की जो हमारी पूरी मशीनरी है उस मशीनरी का दायित्व तो हमारा है और हम सब मिलकर करेंगे। सभी लोग, जनप्रतिनिधि और आप सब लोग जो लोकतंत्र के हमारे चौथे स्तंभ हैं उनको भी जो है इसमें सबको सहयोग करना है, जिससे कि व्यवस्था बने, क्योंकि राज्य की जो समस्याएं हैं उसका समाधान सभी को मिलकर खोजना है। ज़्यादा है उसको ठीक करने के लिए और विभाग में उस पर योजना बनाए और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो अभी तत्कालीन जो परेशानी है उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो। और इसके अलावा दीर्घकालिक योजना पर काम होगा और उसमें यूपीसीएल और फिटफुल दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे, जिससे कि जो है जो नए जो बिजली घर बनाए जाने हैं उन पर भी काम होगा। और सब स्टेशन इत्यादि जो हमने कल भी मैं इसमें एग्जीक्यूट करूँगा और आज देहरादून में मैं प्रातःकाल यहाँ आने से पहले इस संबंध में मैंने सारे दिशा निर्देश ऊर्जा सचिव को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए हैं और हमारा प्रयास हो कि जल्दी से जल्दी सब लोग मिल पाए। लेकिन क्योंकि चुनौती है और ये समस्या थोड़ा सा इस प्रकार की है कि एकदम से जो है उसका ये नहीं कह सकते कि सबके हाथ में है और क्योंकि परेशानी न हो कहा है कोई वैकल्पिक रास्ता उसका नहीं। व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ आने से पहले जो है बद्रीनाथ जी से आ रहा हूँ और वहाँ पर बिल्कुल स्मूथ रूप से दर्शन हो रहे हैं और अनेक श्रद्धालुओं से, तीर्थयात्रियों से मैंने खुद भी आज बातचीत की है और देश के अनेक राज्यों से आए हुए जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और देखिए, जो भी तीर्थ यात्रा में आता है ये मान के कि ये तीर्थ यात्रा है, ये हमारी धार्मिक यात्रा है। हाँ, ये जरूर है कि अन्य यात्राओं के कंपेरिजन में अगर इस यात्रा की हम बात करें तो ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा है। ये जैसे केदारनाथ की भी यात्रा है तो 20 किलोमीटर लगभग पैदल जाना होता है, यमुनोत्री 6 किलोमीटर पैदल जाना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पिछले दिनों, शुरुआत के दिनों में यात्री पिछले सालों की तुलना में दुगने से ज़्यादा वहाँ पहुँच गए थे। सभी के दर्शन हो गए, सभी लोग व्यवस्थित तरीके से भी चले गए, 4 धामों की भगवान की कृपा से। हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं सुरक्षित आए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की धूम मच गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बद्रीनाथ का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री ने धाम में श्रद्धालुओं को मिलने वाले सुविधा और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय जाकर निरीक्षण किया। सीएम ने श्रद्धालुओं से फीडबैक भी लिया।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट, कंट्रोल रूम, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली और अधिकारियों को आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बद्रीनाथ में पर्याप्त संख्या में होटल और ठहरने की क्षमता है। लोगों को सुविधा और सुरक्षा मिले, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। शुरुआत के दिनों में यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा संख्या में शुरू हुई थी और चूंकि धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था। सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। यात्रा सुचारू रूप से है, अच्छी यात्रा चल रही है और बीच में हमारे जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, होटल व्यवसायी हैं, उन सबके मध्य से प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने मुझे कहा है तो हम इसका आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद जहाँ संख्या बढ़ानी है वहाँ संख्या बढ़ाएंगे। और बद्रीनाथ में चूंकि यहाँ की बियरिंग कैपेसिटी भी है, यहाँ पर होटल के लिए स्थान भी है, लोगों को सुविधा रहे, किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के तेवर अब तल्ख हो गए हैं। देहरादून में रियल एस्टेट कारोबारी सत्येंद्र साहनी सुसाइड केस की जांच को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। पूर्व सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले में गुप्ता बंदियों के साथ मेरा नाम घसीटा जा रहा है, जो मात्र कोरी अफवाह है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में सीबीआई से अच्छी जांच सिटिंग जज से ही हो सकती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा कि सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। बिल्डर साहनी सुसाइड केस में जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में मेरा नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है और यह कोरी अफवाह है। तो मैं तो देख रहा था किसी ने मेरा नाम भी उसमें घसीटा है और मैं एक्स सीएम होने के नाते, राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह सकता हूं कि जब हमारा नाम उसमें घसीटने की कोशिश की गई है, चाहे वो इंटेंशनली की गई है या करवाई गई है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस मामले को किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को, जो एक्टिव जो जज हैं, उनको दे देना चाहिए। अगर सीबीआई की जाती है, कल सच्चाई को जो के अनुकूल नहीं आती तो कहेंगे साहब सीबीआई तो केंद्र के अधीन आता है। अगर स्टेट की पुलिस करती है तो कहेंगे कि स्टेट की पुलिस तो राज्य सरकार के अधीन आती है। तमाम सवाल उठते रहेंगे। इस पर अगर जांच किसी जो जज हाई कोर्ट के हैं उनके अधीन कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं लोगों में, जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक भी है और चिंता का विषय भी है। कोई बात होती है, भर्ती होती है, भर्ती घोटाला होता है तो त्रिवेंद्र का नाम उसमें घसीट दिया जाता है। कौन सा कांड हुआ त्रिवेंद्र रावत के समय में, कौन सी भर्ती में खराबी हुई, कौन सी भर्ती में जो है नकल हुई है, फिर भी त्रिवेंद्र का नाम लोगों ने अखबारों में फ्रंट में नाम फोटो छाप के ये सब करने का काम किया। अभी भी मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने इस पर प्रयास किया। तो मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपनी बात को इसलिए बल दे रहा हूँ कि किसी सामान्य व्यक्ति पर इस तरह के आक्षेप लगते होना चाहिए और जो लोग इस तरह के आक्षेप लगाते हैं उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ अधिकारी हों, नेता हों,
कोई गुंडे बदमाश हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, पत्रकार हो, पुलिस वाले हो, कोई भी हो, कोई अगर होता तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां साहनी आत्महत्या प्रकरण में पुलिस एलआईयू की जांच की आज गुप्ता बंधु के घर तक पहुंच चुकी है। गुप्ता बंधुओं के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में ली जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के घर पर नियुक्त कर्मचारियों से जानकारी लेते हुए उनके बयान दर्ज किए। 24 तारीख को जो बिल्डर थे साहनी जी, उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। उसी संबंध में एफआईआर उनके सुपुत्र के द्वारा थाने पर लिखवाई गई थी कि जिनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही थी, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है उसमें कुछ आईपीसी की धाराओं की बढ़ोतरी भी की गई है, और जो दोनों उसमें नामजद अभियुक्त थे वो अभी जेल में हैं। और इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात को जारी करते हुए कल जो अनिल गुप्ता का जो निवास था उस पर पुलिस के द्वारा जो है जानकारी की गई वहां जाकर, और जो अपनी एविडेंस है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एविडेंस गैदर करनी थी वो वहां से की गई है। उसमें फुटेज भी है, बाकी और जानकारी भी की गई है, बयान भी लिए गए, वो सारी चीज़ें वहां से की गई हैं, और आगे भी इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। तो वहीं बिल्डर साहनी सुसाइड मामले में आरोपी गुप्ता बंधु पर कोर्ट में पेशी के लिए जाते हुए काली स्याही पोत दी गई। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में आज गुप्ता बंधुओं की पेशी थी। इस दौरान स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर काली स्याही लगाई। गुप्ता बंधु हाय हाय, गुप्ता बंधु हाय हाय, गुप्ता बंधु हाय हाय, गुप्ता बंधु, गुप्ता बंधु हाय हाय, गुप्ता बंधु हाय हाय, गुप्ता बंधु। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा के लिए हेली बुकिंग भी फुल होती हुई नजर आ रही है। हेली बुकिंग की माने तो मानसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने बाकी सीजन के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी थी, जिसके बाद अब सितंबर महीने तक हेली बुकिंग फुल हो चुकी है। इस पर जानकारी देते हुए यूकाडा के अपर सचिव श्री रविशंकर ने यह बताया कि मानसून अवधि को छोड़कर पूरी यात्रा सीजन की बुकिंग उनके द्वारा खोल दी गई थी, जिसके चलते अब अक्टूबर की कुछ सीट बची हुई है। मानसून अवधि को छोड़ करके एंटायर यात्रा सीज़न का बुकिंग खोल चुके थे। उसमें सितंबर तक का जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अक्टूबर में जो है अभी भी कुछ सीट्स बचा हुआ है, अदरवाइज मैक्सिमम सीट्स जो है बुक हो गया है। इसमें केवल बीच बीच में समय समय पर कुछ कैंसलेशंस होता रहता है। उस कैंसलेशंस के वजह से टिकट्स जो है कभी भी वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, मगर जो है वो केवल IRCTC का जो हेली यात्रा वेबसाइट है उसी से जो है मिलेगा। बाकी जो ऑपरेटर्स जो संबंधित हेलीपैड्स में वहाँ गुप्तकाशी फाटा में रहते हैं, वहाँ पे भी जो लास्ट मिनट कैंसलेशंस के बाद अगर कोई टिकट उपलब्ध होता है वो वहाँ पे काउंटर में जो है एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत जो है टिकट मिलेगा। वो भी ऑनलाइन में ही जो है बुक होकर के जनरेट होता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अगर अनियमितता है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है पुलिस विभाग का जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। तो जो भी फेक टिकट है या ब्लैक मार्केटिंग है, ज़्यादा दर पर कोई ले रहा है, इस संबंध में वो वहाँ पे तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो कार्रवाई भी होगी। ऑलरेडी कुछ लोगों के विरुद्ध जो है FIR दर्ज हो चुकी है, तो उसमें जो है लगातार कार्रवाई होती रहेगी। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गया है। 17 दिन बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। यह रजिस्ट्रेशन 15 से 31 मई तक बंद था, क्योंकि दामों में ज्यादा भीड़ होने के कारण व्यवस्था न बनने और आज रजिस्ट्रेशन करने के साथ यात्री कल ही यात्रा पर रवाना हो सकते हैं। हरिद्वार पंजीकरण केंद्र को 1500 का स्लॉट अलॉट किया गया है, यानी कि हर धाम के लिए 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। खुशी की बात है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। ये काफी दिनों से यहाँ पर बंद पड़ी हुई थी, और ये चालू होने के बाद में कुछ बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है कि यात्रा हम पूर्णतः फिर से प्रयास कर सकते हैं। और मैं धामी सरकार को ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी यात्री अगर आते हैं वो पूर्णतः रजिस्ट्रेशन करा के आगे अपना यात्रा प्रस्थान करें, क्योंकि आगे क्या क्या सामना कर सकती है
ये ना बता सकता हूँ ना आप बता सकते हो। स्टेशन चूंकि वहाँ बहुत क्राउड हो गया था, बहुत ज़्यादा यात्री पहुँच गए थे, तो 15 तारीख से और कल 31 तारीख तक लगभग 17 दिन ये जो है क्लोज रहा है। उसके बावजूद भी ऑफलाइन और 2 दिन जो है राही में जो है ऑनलाइन भी सिस्टम से किया गया है, क्योंकि जितने राजस्व की लिस्ट बनती थी उस हिसाब से उसको किया गया है। और काफ़ी संख्या में ऑफलाइन यात्रियों को पंजीकरण दे करके ऑफलाइन भेजा गया है। अब चूंकि इतने दिनों से बंद था, सबको इंतजार था, तो आज जो है सब लोग जो है टाइम से पहुंच गए हैं और हमारा जो है पंजीकरण शुरू भी हो गया है और कोशिश की जा रही, क्योंकि स्लॉट में जब इनको तत्काल का मिलेगा तो यात्रियों में भी खुशी होती है कि भाई हम कल ही चले जाएंगे, और आज जो है ज़्यादातर लोगों को पंजीकरण करने की कोशिश की जाएगी। तो 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाता आ रहा है। एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार की तैयारियों पर जमकर निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने यह कहा कि चारधाम यात्राओं के संबंध में सरकार के दावे बिल्कुल खोखले हैं और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि सरकार को धारा 144 लगानी पड़ रही है, जो कि चारधाम के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सरकार की चारधाम की यात्राओं के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में जो सरकार के दावे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खोखले हैं। ये स्थिति ऐसी आ गई कि स्वयं सरकार को 144 धारा लगानी पड़ी और मैं समझता हूँ कि आज तक जब से चारधाम यात्रा का इतिहास है तब से ऐसा कोई भी मौका नहीं आया होगा कि धारा 144 लगानी पड़ी। तो सरकार की हर जगह पर सरकार की स्थिति, सरकार अब मैंने सुना है कि आज की डेट में अगले 10 तारीख तक के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसको बंद कर दिया गया है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। 10 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने का अर्थ ये है कि क्या जो यात्री आज उत्तराखंड में पहुंचा है वो 10 तारीख तक यहाँ रहेगा? सरकार इससे क्या आश्वस्त है? अगली खबर देहरादून से है, जहां बढ़ते तापमान को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने स्वास्थ्य सचिव को अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं बनाने और जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यह कहा कि मौसम को देखकर जरूरत के हिसाब से ही दोपहर में घर से बाहर निकले, जबकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि राज्य में सीवियर हीट वेट कंडीशन देखने को मिली है, जिसके चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक में गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। कोटद्वार में भी प्रचंड गर्मी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है पूरी तरीके से। कोटद्वार में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जिससे इंसान से लेकर जानवर तक परेशान हो गए हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदियों में नहाने पहुंच रहे हैं, तो कुछ पेय पदार्थ पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात अब यह है कि दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। लगातार पड़ रही गर्मी लोगों को परेशान करके रखती है। कोटद्वार में गर्मी तो बहुत है वैसे। अब जो है ना यहाँ पे जो है ना अपना बचाव गर्मी से इसलिए किया जा रहा है, जैसे कि कुछ रसीले फल खा लिए जाए और जो है ना अपना जूस वगैरह पी लिया जाए, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे थोड़ा नदी में नहा लिया जाए। उससे जो है ना गर्मी से थोड़ा बचाव की राहत मिल जाए। वैसे गर्मी बहुत है यहाँ पे अभी भी। अब गर्मी पड़ रही है, इसलिए सब कृपया ध्यान दें, ठंडा पानी पिए, पेय पदार्थ लें, सर ढककर चले, लू से अधिक मात्रा में बचें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। अभी फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, खासतौर पर ये उत्तराखंड उसके कोटद्वार में, जो पहाड़ी होने के बावजूद भी बहुत अधिक गर्मी हो रही है। ये दिल्ली में, यहाँ में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो गर्मी का ये सीजन और ये बढ़ता तापमान सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस गर्मी के सीजन में अभी तक बरसात का ना होना पानी की कमी को दर्शा रहा है। यही कारण है
कि लगातार जलस्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है और नलों में पानी की कमी के चलते नल सूख रहे हैं। किसानों की फसलों को काफी नुकसान न हो, इसलिए अब लगातार व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बरसात भी नहीं हो रहा है। फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है किसान, और इससे किसान की जेब पर बुरा असर पड़ रहा है। है कि कुछ जगह जो हैंडपंप्स हैं हमारे, जो पतरामपुर की तरफ, बड़े वाला की तरफ, निजामगढ़ की तरफ, तो उसके लिए संबंधित विभागों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि उसको चेक करें और उसको ठीक करने के लिए जो भी प्रयास हैं या जो भी कार्रवाई की जानी है वो तुरंत उस पर करें, क्योंकि इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है और शासन की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें सभी विभागों को इसमें आपदा की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें भी निर्देशित किया गया था कि पानी को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, जहाँ भी जो कार्रवाई होनी है उसको तत्काल करें। तो इसके लिए मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया है और उस पर सतत निगरानी भी की जा रही है कि ये जो भी समस्या आ रही हैं उसको जो है तत्काल और या जितनी जल्दी हो सके उसको हल किया जा सके। और इसके अतिरिक्त जो है शहर में भी जो है हमारे द्वारा नगर पालिका के द्वारा जो है सुभाष चौक पे इसलिए प्याऊ भी लगाया जा रहा है, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी है और वो एक वेस्ट चौराहा है, तो वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को ठंडा पानी मिले इस गर्मी में। इसी तरह हमारे यहाँ मंडी में भी जो है 3 प्याऊ काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप हमारे ऑफिस में आते हैं तो वहाँ पे जो है नगर मंडी परिषद द्वारा जो है ठंडे पानी का प्याऊ लगाया गया है और उसके अतिरिक्त 2 जगह तहसील के पास और 1 जगह और मंडी में इसकी व्यवस्था की गई है। तो निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी गर्मी में जो एक मूलभूत आवश्यकता है जल की, उसकी कमी ना हो पाए। अगर किसी कारणवश हो भी जाती है तो उसको तत्काल ठीक करके व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। 10-20 नल यहाँ सभी खराब हैं और ब्लॉक में भी शिकायत की, देहरादून शिकायत की, किसी ने भी कोई सुनाई नहीं करी। और जो है रास्ते में जाने आने वाले लोग ऐसे ही बेचारे आते हैं, जब पानी नहीं निकलता तो वापस चले जाते हैं। बहुत समस्या है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सभी से हमने कहा इस चीज़ के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो उत्तराखंड में भीषण गर्मी अपने अब तक के अधिकतम रिकॉर्ड के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है। देहरादून में मई की गर्मी ने पिछली सदी का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया है। ऐसे में शहर में जलापूर्ति करने वाली नदियों के साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार गिरता जा रहा है। प्रदेश के शहरों में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और सरफेस वाटर की पूर्ति कर रही नदियों में कम होते पानी के चलते पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। जल संस्थान की एमडी नीलिमा गर्ग के अनुसार शहर में सरफेस वाटर की आपूर्ति बंडल नदी, मौसी फॉल, बीजापुर कैनाल और गलोगी वाटर स्टेशन से होती है। जल संस्थान से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी जगह से होने वाली जलापूर्ति में कमी आई। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।